हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सेप्शनल हैंडलिंग जावा के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोग्रामिंग सीखने के हिसाब से भी। आप जब भी प्रोग्राम क्रिएट करते हो या कोई भी कोड लिखते हो, देन आप इस बात का ध्यान रखते हो कि आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके प्रोग्राम में एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड है जिसमें यूज़र अपना नेम एंटर करता है, और अगर यूज़र ने गलती से नेम की जगह डिजिट्स एंटर कर दी तो आपका प्रोग्राम एकदम से शट डाउन नहीं होना चाहिए। रादर इट शोज़ द वार्निंग टू द यूज़र दैट यूज़ अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर्स इन द फील्ड। क्योंकि अगर एकदम से शट डाउन हो जाएगा विदाउट शोइंग एनी वार्निंग, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी यूज़र दोबारा फील्ड्स के अंदर नंबर से एंटर करता चला जाए। इस तरह से आपका प्रोग्राम कभी भी सक्सेसफुली रन नहीं करेगा। सो एक्सेप्शनल हैंडलिंग एक वो तरीका है जिससे आप एबनॉर्मल टर्मिनेशन से बच सकते हैं अपने प्रोग्राम में। आपका प्रोग्राम कुछ वार्निंग्स दे के बंद होगा, ना कि एकदम से शट डाउन हो जाएगा विदाउट शोइंग एनी मैसेज। ये तो एक बहुत ही लेमन टर्म में मैंने बताया कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती क्या है। अगर टेक्निकली हम देखें तो एक्सेप्शन, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक्सेप्शन क्या होती है, उसके बाद उसके हैंडलिंग का मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा। सो एन एक्सेप्शन इज ए प्रॉब्लम दैट अराइजेज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। एक्सेप्शन एक वो प्रॉब्लम है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे अराइज होती है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि यूज़र ने इनवैलिड डाटा एंटर कर दिया, आपको एक फ़ाइल प्ले करनी थी बट वो फाइल नहीं मिली। तो ये दो आपके एग्जांपल्स हो गए प्रॉब्लम दैट कैन बी अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। सो दीज आर योर एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शन है कि हमारा यूज़र ने गलत एंटर किया या फिर फाइल नहीं मिली, और इस एक्सेप्शन को हैंडल करने को या इस एक्सेप्शन को हम कैसे ग्रेसफुली हैंडल करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ टास्क टू मेंटेन नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ये एक टास्क है जो प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को मेंटेन करता है। बट आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग डज नॉट मीन रिपेयरिंग ऑफ एन एक्सेप्शन। फाइल नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग का कोड है वो उस फाइल को ढूंढ के देगा। एक्सेप्शनल हैंडलिंग का कोड एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा दैट फाइल इज़ नॉट फाउंड एट दिस लोकेशन, और उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। और कई केसेस में ऐसा होता है कि एक्सेप्शन थ्रो करने के बाद भी वो आगे का अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करते रहते हैं। सो एक्सेप्शनल हैंडलिंग डज नॉट मीन रिपेयरिंग एन एक्सेप्शन, इट इज़ रादर डिफाइनिंग ऑल्टरनेटिव वे टू कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम नॉर्मली। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ एक्सेप्शंस आर हैंडल इन जावा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जावा के अंदर एक्सेप्शंस कैसे हैंडल होती हैं। बिफोर यू नो हाउ एक्सेप्शंस आर हैंडल्ड इन जावा, आपको जावा का एक मैकेनिज्म पता होना चाहिए विच इज़ नोन एज रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि एक्सेप्शन जावा में कैसे हैंडल होती हैं। सो रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म, for every thread JVM will create a runtime stack and all the method call performed by the thread will be stored in the stack। हर थ्रेड के लिए JVM एक रन टाइम स्टैक क्रिएट करता है, और जितनी भी मेथड कॉल्स होती हैं उनको स्टैक के अंदर मेंटेन करता है। जैसे अगर हमारे पास एक क्लास है, सपोज क्लास ए, इस क्लास में एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मेथड है, एक मेथड है यहाँ पे m1, एक मेथड है सपोज m2, एंड देन दिस एंड्स। तो
क्लास क्रिएट हुई, दैट मीन्स एक थ्रेड बना मेरा। उसके अंदर पहली मेथड कॉल कौन सी हुई? फर्स्ट मेथड कॉल हुई मेन मेथड की, सेकंड मेथड कॉल हुई m1 की, और थर्ड मेथड कॉल हुई m2 की। तो अब ये देखते हैं कि ये स्टैक के अंदर कैसे मेंटेन होते हैं जावा के अंदर। इनिशियली आपकी जो स्टैक होगी दैट विल बी एम्प्टी। सबसे पहली मेथड कॉल आई मेन के लिए, तो मेन को आप स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद मेथड कॉल आई m1, ऐड m1 इन द स्टैक, देन m2। तो इस तरह से स्टैक मेंटेन होती हैं। और जैसे जैसे m2 का काम खत्म होगा ये यहाँ से पॉप होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे m2 खत्म हुआ पॉप हो जाएगा, देन m1 विल पॉप, एंड फाइनली मेन विद पॉप। अब इसका यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग में जब भी एक्सेप्शन थ्रो करते हैं JVM एक्सेप्शन को प्रिंट करता है, कुछ एक्सेप्शन के मैसेज को प्रिंट करता है। तो वो किस फॉर्मेट में होता है? दैट फॉर्मेट इज नेम ऑफ एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट एक्सेप्शन, and the location of the exception. Now the location is the stack trace. स्टैक ट्रेस कौन सी? जो हमने यहाँ पे देखी है अभी है। जैसे अगर सपोज आपका M2 के अंदर एक्सेप्शन आती तो कैसे ये शो करता? एक्सेप्शन इन थ्रेड, कौन सा थ्रेड चल रहा है मेरा? मेन, नेम ऑफ द एक्सेप्शन, सपोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई तो java.lang.ae, देन डिस्क्रिप्शन में सपोज डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन थी तो डिस्क्रिप्शन आ गई। नाउ द लोकेशन, कंप्लीट लोकेशन। लोकेशन क्या है इसकी? ए क्लास में M2 और फिर इसकी कंप्लीट स्टैक ट्रेस M2 के पहले a.m1 एंड a.main। अब इसका यूज़ क्या है ये देखिए। सपोज आपके पास 100 से भी ज़्यादा मेथड्स हैं और सब मेथड रैंडम मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। सडनली आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आती है तो आपको ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि एक्सेप्शन मेरी आई कहाँ पे है। वो आप ऐसे पता कर सकते हैं, जो स्टैक ट्रेस होगा उससे आपको पता लग जाएगा कि किस मेथड में एक्सेप्शन आई है और वो मेथड किससे कॉल हुआ था। जैसे M2 किससे कॉल हुआ? M1 से। M1 किससे कॉल हुआ? मेन से। इस तरह से आप अपनी एक्सेप्शन की या प्रॉब्लम की लोकेशन तक जा सकते हैं और उसको फिर रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इतना क्लियर है कि एक्सेप्शन कैसे हैंडल होती है जावा के अंदर, कैसे एक्सेप्शन का मैसेज शो होता है। नाउ वी नीड टू सी हाउ एक्सेप्शंस आर एक्चुअली बीन हैंडल्ड इन जावा। जैसे मैंने कहा था कि अगर M2 के अंदर एक एक्सेप्शन आएगी, नाउ इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ M2 टू क्रिएट एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बाय इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? नेम, डिस्क्रिप्शन एंड लोकेशन। और ये जो ऑब्जेक्ट है आपका एक्सेप्शन का, ये किसके पास जाएगा? अब JVM, डेट इज जावा वर्चुअल मशीन। अब देखिए होगा क्या, जावा वर्चुअल मशीन चेक करेगा वेदर एक्सेप्शनल हैंडलिंग कोड इज प्रेजेंट इन दिस M2, कि वेदर मेथड इज हैंडलिंग एक्सेप्शन। क्या मेथड एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल ट्राई कैच से। If yes, then this code in the exception will execute. If no, then JVM will itself handle the exception and throw the message like this. Clear? Now we will see one example of
creating an exception in Java, and without handling in the code, let's see how JVM handles the exception and what kind of message is been thrown by the JVM. Let's see how an exception is created in Java, and without handling the exception with try catch block, what happens and how JVM will respond. So in this example I will simply write a code where I will try to divide an integer with 0, and without using try catch, let's see how the system responds. So this is the program that I have written. इसमें एक वेरिएबल है आई, जिसको मैंने शुरू में 10 से इनिशियलाइज किया है. उसके बाद मैं आई को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ और आई की वैल्यू को प्रिंट करने की ट्राई कर रहे हैं. अब इसमें मैंने कहीं पे भी ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ नहीं किया है. इसका मतलब है मैं एक्सेप्शन को हैंडल अपने कोड में नहीं कर रहा हूँ. अब देखते हैं एक बार इसको कंपाइल करके क्या होता है. देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं आया कंपाइल टाइम पे. रन टाइम पे इसने एक्सेप्शन थ्रो किए. एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, जो आपका मेन मेथड है, java.lang.arithmetic exception, ये एक्सेप्शन का नेम है. डिवाइड बाय 0, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन. एट एक्सेप्ट मेन डॉट जावा, ये स्टैक ट्रेस है जो प्रिंट हुआ है. सो ऐसी एक्सेप्शंस आप क्रिएट करके देख सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग देख सकते हैं कि JVM क्या मैसेज थ्रो करता है. जैसे अगर हम इसमें यहाँ पे लिख देते आर्क्स 0, दैट मीन्स आई एम डिवाइडिंग माई इंटीजर वैल्यू आई विद द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास ड्यूरिंग द कमांड लाइन. अब अगर इसको हम दोबारा से कंपाइल करते हैं एक बार, just a minute. Now let's see what exception. अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, ये आपकी java.lang.array index out of bounds एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया रन टाइम पे. अगर हम यहाँ पे पास कर देते हैं 2, तो आपका प्रोग्राम सही चलेगा. अगर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा 0, तो फिर से अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी. सो दिस इज हाउ एन एक्सेप्शन इज बिन क्रिएटेड इन जावा, एंड विदाउट हैंडलिंग यूजिंग ट्राई कैच, JVM automatically handles the exception. Try the code and try to create many exceptions that are given in the book. And if you face any problem, please post your query in the comment section below. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on Java and other computer science related subjects.